हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम करने वाले हैं आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पूर्णांक। तो आज हम पूर्णांकों के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में जो पूर्णांक है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम संख्याओं की बात करते हैं तो जब भी मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये हैं और आपको किसी से 2, 4, 5 रुपये लेने हैं तो आप क्या करते हैं, आप उनका टोटल करते हैं। ठीक है, और जब आपको अपने 10 रुपये में से कुछ रुपए किसी दोस्त को या किसी और व्यक्ति को देने होते हैं तो आप उसमें से रुपयों का घटाव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जिससे आपको पूर्णांकों के बारे में समझ आएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं। ठीक है, 10 रुपये है, मैं ये कह दूं कि मैंने आपको 2 रुपये और दे दिए, मैंने आपको 2 रुपये और दे दिए, तो मैंने क्या किया, आपके रुपयों में +2 कर दिया। ठीक है, सो टोटल रुपये कितने हो गए, वो हो गए 10 + 2 यानी कि 12 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो आपको रुपए दिए वो क्या थे, धनात्मक थे, यानी आपके 10 रुपयों में वो जुड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन इसी की बजाय अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास मान लीजिए कि 14 रुपये हैं, आपके पास 14 रुपये या मान लेते हैं आपके पास 10 रुपये हैं। ठीक है, 10 रुपयों में से मैं अगर आपको कह दूं कि आपको 5 रुपये अपने दोस्त को देने पड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे कि 10 में से -5 करेंगे ना, घटाएंगे ना, क्योंकि हमें 5 तो देने हैं। तो आपके पास बचेंगे कितने, तो बचेंगे आपके पास 10 - 5 = 5 आपके पास बच जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर समझने वाली चीज़ यही है कि हम जब भी किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं, ठीक है, जब भी उसका घटाव हो रहा है तो हम उसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं, और जो माइनस के निशान के साथ संख्याएं आती हैं उनको हम कौन सी संख्याएं बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। और ऋणात्मक संख्याएं जो हैं वो घट जाती हैं। ठीक है, जो भी संख्या दी हुई है उसमें से ऋणात्मक संख्या घट जाती है अगर वो संख्या धनात्मक हो तो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब 10 और 2 जो है वो जुड़ करके क्या बना देंगे, 12 बना देंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिसमें हम धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी संख्याओं का अध्ययन करते हैं उन्हें हम कौन सी संख्याएं बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, सो ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और एक होता है शून्य, ये तो आप समझ गए। लेकिन अच्छे से पूर्णांक को हम कैसे सीखेंगे कि एक्चुअल में पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिएगा 6th क्लास में आपने 2 प्रकार की संख्याएं पढ़ी थी, कौन कौन सी। सबसे पहले हमने सीखा था, आपको अभी याद आएगा कि 2 प्रकार की संख्याएं आपने 6th क्लास में पढ़ी थी, एक तो प्राकृत संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या। एक तो कौन सी, एक तो प्राकृत संख्या, एक तो प्राकृत संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या कहती हैं कि प्रकृति में जब भी आप वस्तुओं को गिनना शुरू करते हो तो कैसे गिनते हो। ठीक है, जब भी किसी वस्तु को हम गिनना शुरू करते हैं तो कैसे गिनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ टॉफियां दे दे और कहे कि उन टॉफीज को गिनो, तो आप कैसे गिनेंगे, 1 टॉफी, 2 टॉफी, 3 टॉफी, 4 टॉफी, 5 टॉफी। वैसे ही आपको कई सारे घर कह दे कि आपकी रोड के जितने भी घर है, आपकी गली में जितने भी घर हैं उनको गिनिए, तो आप कैसे गिनोगे, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हम गिनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जब भी हमें बचपन में कुछ भी चीज़ें गिनने को कहा जाता है तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, सो प्राकृत संख्याएं वो होती हैं, प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो हम प्रकृति में वस्तुओं को गिनने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं में कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3 यूँ चलता जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जहाँ तक भी हम गिनना चाहें। ठीक है, इस तरह से संख्याएं आगे से आगे चलती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में आपने देखा कि आगे आगे शून्य नहीं आया। मान लीजिए आपके पास कोई टॉफी है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, तब आप क्या कहोगे कि मेरे पास तो 0 टॉफी है, मेरे पास तो 0 टॉफी है। ठीक है, सो ऐसे मामले में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, 0 की। तो ये संख्याएं कब पूर्ण होती हैं, जब 0 भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आता है, पूर्ण संख्याओं में 0 आता है। ठीक है, अब हमारी तीसरी प्रकार की संख्या जो हमें यहाँ पे सीखनी है वो कौन सी है, वो है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब पूर्णांक में क्या बताता है, पूर्णांक कहता है कि यहाँ तक तो आप ले आए,
जीरो के बाद तो आप ले आए, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं भी तो होती हैं, और ऋणात्मक संख्याएं आपको पता है जीरो से कम होती हैं। वो कैसे होती हैं देखिएगा, फिर हम पूर्णांक संख्याओं को समझेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 0 रुपये हैं, ठीक है, और मान लीजिए दूसरा कि आपको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है, मान लीजिए 0 है, आपको किसी को भी कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, और मान लीजिए कि आपको किसी को 2 रुपये देने हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपके पास 0 रुपये हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये है राम, ये है राम, इस पर कोई टेंशन नहीं है, उसको ना तो कुछ रुपए लेने ना कुछ रुपए देने हैं, ठीक है, और ये है मान लीजिए ये है श्याम, ये है श्याम। अब शाम को 2 रुपए देने हैं, तो बताइए इनमें से छोटा कौन हुआ? राम तो वैसे का वैसे ही है, राम को तो कुछ देना ही नहीं है, राम के पास तो जितना धन है उतना ही रहेगा, ठीक है, लेकिन शाम को जब 2 रुपए देने हैं तो उसका धन कम होगा या ज़्यादा होगा? तो आप कहेंगे कि अगर देगा तो धन कम बचेगा ना। इसका मतलब क्या है कि माइनस वाली संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, ठीक है। 0 का मतलब ना तो कुछ लेना है ना कुछ देना है, ठीक है, देना कुछ भी नहीं है, लेकिन -1 का मतलब 1 देना है, 2 का मतलब 2 देने हैं, 3 का मतलब 3 देने हैं, यानी जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास धन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो -1, -2, -3, ठीक है, ये संख्याएं छोटी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि पूर्णांक के अंदर 0 सबसे बीच में आता है, 0 सबसे बीच में आता है। 0 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 0 से बड़ी हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से चलती जाएगी। और 0 से छोटी कौन सी होगी? 0 से जस्ट छोटी कौन सी होगी? 0 का मतलब 0 देने हैं, 0 देने हैं, उससे ज़्यादा जो छोटी कंडीशन होगी वो कौन सी होगी? वो होगी कि 1 रुपया देना है, फिर 2 रुपये देने हैं, फिर 3 रुपये देने हैं, तो इस तरह से कम होता जाएगा, ठीक है। तो आप -1 लिखे, -2 लिखे, -3 लिखे, -4 लिखे, -5 लिखे, ठीक है। अब हमें ये डाउट हो जाता है कि -4 छोटा है कि -3 छोटा है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि -4 छोटा कि -3 छोटा। अब एक चीज़ सोचिएगा, मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, आपके पास 10 रुपये हैं, आपको 4 रुपये दे दिए, आपने 4 रुपये दे दिए, तो आप नुकसान कम होगा, या 3 रुपये देंगे तो नुकसान कम होगा? सिंपल सी बात है, आपके पास 10 रुपये थे, आपने 4 रुपये दे दिए तो कितने बचे? 6 रुपये बचे, और आपने 10 में से 3 रुपये दे दिए तो कितने बचे? 7 रुपये बचे। इसका मतलब है कि आप में अब जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको छोटी संख्या कौन सी प्राप्त हुई और बड़ी संख्या कौन सी प्राप्त हुई? तो आप कहेंगे कि 6 जो है वो छोटा है, कम धन बचा आपके पास, और 7 जो है वो बड़ा है, ज़्यादा धन बचा आपके पास। तो इसका मतलब -3 जो है वो बड़ा होता है -4 से, क्योंकि 4 में तो हमने और ज़्यादा दे दिया, और ज़्यादा दे दिया तो हमारे पास कम बच गया ना। ये चीज़ समझ आ गई? यानी 0 बड़ा होता है, फिर -1 तो और भी छोटा हो जाता है, -2 दे दिए तो और भी छोटा, 3 दे दिए तो और भी छोटा, 4 दे दिए तो और भी छोटा। इस तरह से जब माइनस में इधर इधर चलते जाते हैं तो संख्याएं छोटी होती जाती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो तरीका होता है पूर्णांक लिखने का, ये जो तरीका होता है पूर्णांक लिखने का, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा कैसे? देखिएगा, सिंपल सी बात, पहले पूर्णांक समझ लीजिए, फिर हम संख्या रेखा पर भी चलते हैं, और संख्या रेखा में किधर जाने पर संख्याएं बढ़ती हैं, किधर जाने पर संख्याएं घटती हैं, सब कुछ आराम से समझेंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, एकदम नई चीज़ है, फ्रेश चीज़ है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। देखिएगा, पूर्णांक जो है बीच में क्या रहता है? 0 रहता है। 0 से उधर जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन जब इधर जाते हैं तो इधर हमें लगता है कि 1, 2, 3, 4, 5 इधर बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में बढ़ती नहीं है, उनके आगे माइनस लगा हुआ है, और जब माइनस लगा हुआ है तो नुकसान हो रहा है। जब 5 का नुकसान होगा तो इसका मतलब संख्या कम होगी ना। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इधर जाए तो संख्याएं कम होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब पूर्णांक संख्याओं को अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी हैं, तो आप कह देंगे ऐसी संख्या जिसके अंदर ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। ये इधर वाली तो क्या हो गई? ऋणात्मक संख्याएं, जिनके आगे माइनस लगा वो ऋणात्मक संख्याएं। और बीच में क्या आता है? बीच में आता है 0, और 0 के बाद कौन सी आती हैं? 0 के बाद आती हैं धनात्मक संख्याएं। यानी कि अगर हम धनात्मक संख्याओं को
शून्य को और ऋणात्मक संख्याओं को, इन तीनों को मिला दें तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा पूर्णांक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी जो हमारा पहला चैप्टर है पूर्णांक, इसके अंदर हमें जीरो भी पढ़ना है, धनात्मक भी पढ़ने हैं और ऋणात्मक भी पढ़ने हैं। जब इन तीनों का हम अध्ययन करेंगे तो किसके अंदर करेंगे, पूर्णांक संख्याओं के अंदर करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ समझ आ गई। अब देखिएगा कि जब भी पूर्णांकों को दिखाया जाता है तो एक रेखा पर इन संख्याओं को शो किया जाता है और उस रेखा को क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं, क्योंकि वो रेखा किसको दिखा रही है, संख्याओं को दिखा रही है, इसलिए उस रेखा को क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीज़। अब पूर्णांक तो समझ आ गया, यानी ऋणात्मक संख्याएं भी लेंगे, बीच में जीरो भी आएगा और धनात्मक संख्याएं भी आएंगी, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, उन्हें हम कह देंगे हमारी पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक सीधा भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है कि संख्या रेखा क्या है, तो आप कह देंगे कि संख्या रेखा एक सिंपल सी रेखा है जिसके ऊपर हम संख्याओं को दिखाते हैं। संख्या रेखा के बिल्कुल बीचों बीच कौन आता है, शून्य आता है। शून्य के बाद इस रेखा पर जितने भी जो संख्याएं हैं आप लिखना चाहो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक लेकर के जाना चाहो। आपकी कॉपी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक बनाते जाओ। और इधर जो है -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से इधर भी चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर संख्या रेखा पर एक लॉजिक हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब आप दाईं तरफ जाएंगे, जब आप राइट साइड में जाएंगे, आपका दायां कौन सा है, इधर है ना, तो इधर जैसे ही आप राइट साइड में जाओगे तो वैसे ही संख्याएं क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप संख्या रेखा में इधर जाएंगे, इधर यानी कि दाईं तरफ, या फिर आप कह दें राइट साइड बोल दें, दाईं तरफ बोल दें, कुछ भी बोल दें, तो क्या होता है, संख्याएं बढ़ती हैं। अब देखिएगा इधर जाए तो संख्याएं बढ़ नहीं रही क्या, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 है ना, और इधर वापस आए, अगर इधर लेफ्ट साइड में वापस आए, संख्या रेखा में अगर लेफ्ट साइड आए, लेफ्ट को आप बाईं भी लिख सकते हो। ठीक है, बाईं तरफ आए तो संख्याएं घटती हैं, वो चाहे ऋणात्मक में ले लो, धनात्मक में ले लो, संख्याएं घटती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात, अगर आप इधर से इधर आएंगे तो संख्याएं घटेंगी और उधर जाएंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इन संख्याओं का, पूर्णांकों का जोड़ घटाव कैसे होता है। ठीक है, जोड़ घटाव थोड़ा सा देखना होगा क्योंकि उसी पर हमारे जो बेसिक क्वेश्चन है वो बेस्ड होंगे। देखिएगा, अगर मैं आपको कह दूं कि -4 है और उसमें से -3 करना है, -4 में से करना है -3, ठीक है, -4 में से माइनस करना है 3, तो कैसे करोगे। देखिएगा यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 में 3 जोड़ने हैं, और एक हम कह दें कि 4 तो है धनात्मक, 4 तो हमने कौन सा ले लिया, धनात्मक, और 3 हमने ले लिया ऋणात्मक। तो तीनों कंडीशंस ले ली। एक बार तो क्या है, -4 और -3 दोनों माइनस के हैं। एक बार हमने क्या ले लिया, दोनों प्लस के ले लिए, दोनों प्लस के ले लिए। एक बार हमने क्या ले लिया, एक प्लस का और दूसरा माइनस का ले लिया। एक और कंडीशन बन सकती है, यहाँ पे 4 प्लस का है, 3 माइनस का है। एक और कंडीशन बन सकती है कि हम माइनस का 4 ले लें और प्लस का 3 ले लें। तो इनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इनको हम स्थितियां बना करके समझते हैं। देखिएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई भी टॉफी नहीं है। मान लीजिए एक दोस्त ने आपको 4 टॉफियां दे दी, +4 हो गई ना, +4 जुड़ गई ना, 4 जुड़ गई। दूसरे दोस्त ने और आके आपको 3 टॉफियां और दे दी, यानी +4 हुआ, पहले तो 4 टॉफियां मिल गई, फिर +3 और हो गया, यानी +3 टॉफियां और आ गई। तो आपके पास टोटल टॉफियां कितनी आ गई, तो आप कह देंगे 4 पहले आई, 1 2 3 4, 3 और आ गई, तो 5 6 7। ठीक है, तो आप कह देंगे कि टोटल 4 और 3 कितने हो गई, 7। ठीक है, तो टोटल क्या हुई, प्लस हुई ना, जुड़ी ना, तो आप कह देंगे प्लस की 7 आ गई। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ये सिंपल है, 4 में 3 जोड़े 7 आ गए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन यहाँ देते हैं कि आपको अपने दोस्त को 4 टॉफी देनी है,
एक दोस्त को 4 टॉफी देनी है और दूसरे दोस्त को 3 टॉफी देनी है, तो टोटल कितनी टॉफियां देनी है? तो आप कह देंगे टोटल पहले दोस्त को 4 दी, दूसरे को 3 दी, तो टोटल कितनी दे दी? टोटल आपने 4 और 3 7 दे दी, तो 7 टॉफियां लेकिन आपने दी है का मतलब क्या है? माइनस लगेगा, ठीक है। प्लस का मतलब आ रहा है, माइनस का मतलब जा रहा है, ठीक है। तो माइनस का मतलब क्या हो गया कि जब दो संख्याएं माइनस की होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं। जब कोई संख्याएं माइनस की संख्या में से माइनस कर रहे हो तो वो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी और आगे निशान भी किसका आएगा? माइनस का आएगा। अगर दोनों धनात्मक है तो जुड़ जाएंगे और निशान भी किसका आएगा? धनात्मक का आएगा, ठीक है। ये तो सिंपल समझ आ गया। लेकिन इस केस में क्या करेंगे? इन दोनों केस में क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए, एक धनात्मक हो जाए और एक ऋणात्मक हो जाए, तो होगा तो घटाव, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का घटाव होगा, ठीक है। लेकिन निशान उसका आएगा जो बड़ा होगा। जैसे देखिएगा 4 और 3 है, बड़ा कौन? 4, तो आपको 4 में से 3 घटाने, पहले तो बिना सोचे समझे बड़ी में से छोटी घटा दो। बड़ी में से छोटी घटाया, 4 में से 3 गए, कितना बचा? 1, ठीक है। अब 1 तो आएगा, लेकिन निशान प्लस का लेंगे माइनस का लें, तो ये सोचने वाली बात ही नहीं है। जो बड़ा है उसका निशान आएगा, तो बड़ा कौन है? 4 है, तो 4 का निशान आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो इसका मतलब, और इसको अगर समझे तो देखिएगा 4 टॉफियां लेनी है और 3 देनी है। 4 ली और 3 दे दी तो बची कितनी? 1 एक्स्ट्रा ली हुई बच गई ना, तो एक ऐड ही तो हुई ना, एक जुड़ी ही तो ना। इसका मतलब क्या है? 1 प्लस का बच गया कि 4 ली और 3 दे दी तो बची कितनी? 1 बची, और वो भी जो ली थी वो वाली 1 बच गई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस का 4 और प्लस का 3। लॉजिक क्या कहता है कि पहले तो बिना सोचे समझे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। बड़ी संख्या कौन सी? 4, छोटी संख्या कौन सी? 3, तो 4 में से 3 घटाया, 1 तो आ गया, 1 तो आएगा, लेकिन निशान किसका लगाए? बड़ा कौन है? बड़ा है 4, तो माइनस का 1 आ जाएगा। सिंपल सी चीज। अब इसको वैसे समझ के देखो कि 4 आपको देनी थी और 3 लेनी थी, आपने 3 ले ली और 4 देनी है। इसका मतलब जो 3 ली थी वो तो दे दी, 1 अपनी तरफ से और देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 1 आपकी तरफ से गई ना, इसका मतलब 1 का नुकसान हुआ ना, नुकसान हुआ तो इसका मतलब -1 आएगा ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो लॉजिक और वैसे समझ के भी हमने समझ लिया कि कैसे। अब देखिएगा फाइनल एक बार मैं आपको बता दूं कि जब दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो दोनों को जोड़ दो और आगे निशान माइनस का लगा दो। जब धनात्मक है तब बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों जुड़ जाएंगे, सिंपल प्लस का निशान आगे आ जाएगा। जब 1 प्लस की है और 1 माइनस की है तो बिना सोचे समझे क्या करो? बड़ी में से छोटी संख्या को घटा दो, जो आंसर आए उसको लिख दो। अब आगे निशान कौन सा लगाएं? तो जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो निशान होगा वही लगेगा। जैसे यहाँ पे देखा आपने कि +4 था तो यहाँ प्लस आया, -4 था तो यहाँ माइनस आया, क्योंकि 4 बड़ा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका रहता है। अब हम चलते हैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। जो चीज़ें समझनी थी हमने समझ ली, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपको प्रश्नावली एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फिर अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक संख्या रेखा दी गई है और संख्या रेखा के ऊपर कुछ स्थानों के तापमान हमें डिग्री सेल्सियस में दिखाए गए हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि कई स्थान जो अत्यधिक ठंडे होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में भी होता है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई भी होता है, ठीक है। सो इस तरह से हमें कई स्थानों के, जैसे लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, ठीक है, ये कुछ स्थान है जहाँ के टेम्परेचर हमें दिखाए गए, जहाँ के तापमान हमें बताए गए हैं, ठीक है। सो चलिए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि जब हम बेसिक बात करते हैं और संख्या रेखा को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं कि बीच में 0 बनाते हैं, इधर -1, इधर -2, इधर -3 और इधर 1, 2 और इधर 3, ठीक है।
लेकिन अगर हमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं लिखनी हो, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 5, 10, 15, 20, 25 यहाँ तक हमें लेकर के जाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो बड़े बड़े स्पेस है, यानी ये जो बड़ी बड़ी निशान है, वहाँ पर तो हम क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी संख्याएं और इनके बीच की जो संख्या है वो एक एक को दिखाती है। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि ये 0 है, ठीक है। 0 के बाद आप ये नहीं सोचेंगे कि डायरेक्ट 5 कैसे आ गया, इसके बीच में 4 आ रहे हैं, यानी हमने जो जगह छोड़नी थी वो हमने छोटी कर दी, हमने जगह छोटी कर दी। अब छोटी जगह को अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा क्या बनेगा, 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4 और ये बड़े वाला 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। यानी कि आप डायरेक्ट ये मत सोचिएगा कि 5, 10, 15 कैसे आ गए। इसके जो यहाँ पर जो खाने लेते हैं हम, वो खानों को हमने छोटा कर दिए, बस इतना सा बात यहाँ पर चेंज हुई है। बाकी संख्या रेखा जो है वैसे की वैसी है, ठीक है। जैसे इधर जाएं तो -1, -2, -3, -4 और फिर -5, फिर -6, -7, -8, -9 और -10, ओके। इस तरह से चलता जा रहा है। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी विशिष्ट दिन पर विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया कि किसी एक दिन इन शहरों का क्या क्या तापमान रहा, वो हमने संख्या रेखा पर दिखाया। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इस संख्या रेखा को देखिए, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के नाम लिखिए और उनके जो है टेम्परेचर्स के भी नाम लिखने हैं, यानी कि यहाँ पर किन किन स्थानों के क्या क्या टेम्परेचर है ये हमें बताना है, ठीक है। स्थानों के तापमान लिखिए होगा, तापमान लिखिए, स्थानों के तापमान लिखिए, ठीक है। तो स्थानों के तापमान हमें लिखने, पहले स्थान कौन कौन से है वो लिखिए, कौन कौन से स्थान है। सबसे पहले हमें दिया गया है ये जो है हमारा सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी हल कौन से पार्ट का हो जाएगा, ए पार्ट का हल हो जाएगा। क्या कहते हैं हम कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए कि कौन कौन से स्थान है, ठीक है। सबसे पहला जो स्थान है वो है लाहौल स्पीति। दूसरा जो है एक स्थान तो ये हो गया, दूसरा स्थान जो है हमारा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया श्रीनगर। तीसरा है हमारा शिमला के बाद कौन है, शिमला के बाद है ऊटी और ऊटी के बाद कौन है, ऊटी के बाद है बेंगलोर, ठीक है। अब इन स्थानों के हमें क्या दिखाने हैं, टेम्परेचर दिखाने हैं। तो देखो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितने हैं, ध्यान से देखिएगा, 0 से चलते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, तो यहाँ पर क्या आएगा -8, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में तो आप डिग्री सेल्सियस आगे लगा दोगे तो आप कह दोगे लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन 8 कौन से, -8, तो लाहौल स्पीति का कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्या आएगा। उसके बाद है श्रीनगर का देखो कहाँ पर आ रहा है, 0 से इधर चलना है तो इधर चलने तो माइनस आएगा, -1, -2, तो श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। शिमला का देख के बताओ कितना है, तो शिमला तो 5 पे ही आ रहा है, तो शिमला का तो 5 ही हो गया, तो आप कह देंगे 5 डिग्री सेल्सियस है, धनात्मक है क्योंकि 0 के उधर वाली साइड है, ठीक है। संख्या रेखा आपने पढ़ रखी है। उसके बाद ऊटी देखो, ऊटी यहाँ पर है तो देखिएगा 10 के बाद क्या आएगा, 11, 12, 13 और 14, यानी ऊटी कितने नंबर पर आ रहा है, 14 पर, तो 14 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। बेंगलोर कहाँ पर आ रहा है, तो बेंगलोर देखो 20 के बाद 21 और 22, तो बेंगलोर का क्या हो जाएगा, बेंगलोर का हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये चारों के चारों 5 स्थानों के तापमान हमें बता दिए। एक जो पार्ट हमसे पूछा गया था कि सभी स्थानों के तापमान लिखिए, तो हमने सभी स्थानों के तापमान लिख रखे हैं। लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है दिखा रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, उपयुक्त स्थानों यानी जो ऊपर दिए गए स्थान है में से सबसे गर्म और सबसे
सबसे गर्म कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा तापमान जिसका होगा, ताप गर्मी, जिसका सबसे ज़्यादा गर्माहट जहाँ पर होगी, सबसे ज़्यादा गर्मी जहाँ पर होगी, वही तो सबसे गर्म स्थान होगा। तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है? यहाँ पर दिखाया गया जो है। तो सबसे ज़्यादा तापमान किसका? बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब बेंगलोर जो है वो क्या है? सबसे गर्म है। बेंगलोर क्या है? सबसे गर्म है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ठंडा, तो सबसे ठंडा कौन सा स्थान है? लाहौल स्पीति सबसे ठंडा है। तो आप कह देंगे ये है सबसे ठंडा स्थान। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे ये नहीं पूछा कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा क्या है, आपसे पूछा है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे जो स्थान है उनके तापमानों में क्या अंतर है, उनके तापमानों में क्या अंतर है, अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना है। तो वो कैसे निकालोगे? देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी आपको इस तरह की कोई चीज़ें निकालने को बोली जाए कि इनके बीच का डिफरेंस बताइए, तो यहाँ पर आपको उनकी संख्याओं की बात करनी है, उनकी संख्याओं को लिखना है और फिर उनके बीच का डिफरेंस जो है वो हम पता करेंगे। देखिएगा कैसे। अब जो है यहाँ पर हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम मिटा देते हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक हमारी बात बन गई। अब देखिएगा इस स्थान को खाली कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेहद ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अब क्या कह रहे हैं कि आपको सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडे स्थान का अंतर पता करना है। अब देखिए जब अंतर पता करते हैं, जब मैं आपको कह दूं कि मान लीजिए आपको कह दूं कि 6 और 4 में अंतर कितना है, तो आप कैसे बताओगे? 6 और 4 में अंतर लिखना है तो कैसे करें? 6 में से 4 माइनस कर दें। तो वैसे ही सबसे गर्म और सबसे ठंडे के बीच में अंतर बताना है तो हम इनके तापमान के बीच में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब इनका टेम्परेचर लिख दो। सबसे गर्म स्थान बेंगलोर का टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस है। तो आप कह देंगे सबसे गर्म स्थान का टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस है। इसमें से माइनस करेंगे सबसे ठंडे स्थान का। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो कितना है? तो आप कह देंगे माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस है। कोई बात नहीं, ब्रैकेट में लिख दो -8 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया सबसे गर्म स्थान का टेम्परेचर, ये हो गया सबसे ठंडे स्थान का टेम्परेचर। अब इन दोनों के अंदर हम क्या निकाल रहे हैं? अंतर निकाल रहे हैं, यानी घटाव कर रहे हैं। ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कोई संख्या ऋणात्मक है और ऋणात्मक संख्या के आगे एक और माइनस आ गया तो वो संख्या किसकी बन जाएगी? वो संख्या धनात्मक की बन जाएगी। जैसे सोचिएगा कि मान लीजिए -6 आ गए और -6 अंदर ब्रैकेट में है, इसके बाहर जब माइनस आ जाता है तो आप सब जानते हैं कि माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो क्या आता है? माइनस और माइनस का गुणा होने पर +6 आ जाएगा। ऐसा ही तो होता है ना, कि मान लीजिए कि अंदर 6 प्लस का है और बाहर माइनस है तो प्लस और माइनस का गुणा तो -6 आता है, लेकिन माइनस और माइनस का गुणा कितना आता है? +6 आएगा। आपको पता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब दो सेम निशानों का गुणा करते हैं, माइनस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या से गुणा करोगे तो प्लस ही आएगा, प्लस वाली संख्या का प्लस वाली संख्या से गुणा करोगे तो भी प्लस आएगा, लेकिन एक प्लस की हो और एक माइनस की हो तो हमेशा माइनस आएगा। हमेशा ध्यान रखना कि माइनस वाली संख्या माइनस को अगर माइनस की संख्या से गुणा करोगे तो हमेशा प्लस आएगा, प्लस वाली संख्या को प्लस से गुणा करोगे तो भी प्लस आएगा, लेकिन एक माइनस और एक प्लस आ गया तब वहां पर माइनस आएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई? यानी अगर दोनों सेम सेम है तो हमेशा प्लस आता है और अगर दोनों अलग अलग है तो हमेशा माइनस आता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर तो अलग था इसलिए माइनस आ गया, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि माइनस को गुणा कर रहे हैं अंदर के माइनस के साथ ही, तो माइनस और माइनस तो क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएगा। सिंपल सी चीज़। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाहर का माइनस अंदर वाले माइनस से जब गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस माइनस गुणा माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। तो कितना अंतर आ गया? टोटल अंतर 22 और 8 कितने होते हैं? 30। तो 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर यहाँ पर आ रहा है। ये हमारा बी पार्ट हो गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद देखिए सी पार्ट इसका क्या कहता है? लाहौल स्पीति, बी पार्ट हो गया। लाहौल स्पीति तथा श्रीनगर के तापमानों में कितना अंतर है? ये कहता है लाहौल स्पीति और श्रीनगर। अब लाहौल स्पीति का तापमान ले लो और श्रीनगर का तापमान ले लो, उन दोनों के बीच में अंतर फाइंड करो। ठीक है। सी पार्ट हमारा क्या कहता है? सी पार्ट कहता है कि लाहौल स्पीति
का तापमान ले लो और माइनस करना है उसमें से श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान। तो देखो लाहौल स्पीति का तापमान कितना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस आपको वैसे वैसे करते जाना और आपका आंसर एकदम से आपको जो है बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा लाहौल स्पीति का अगर तापमान देखें तो ये है -8 डिग्री सेल्सियस, तो आप यहाँ पर लगा देंगे -8 डिग्री सेल्सियस और इधर करना है माइनस। श्रीनगर का तापमान कितना, -2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माफ कीजिएगा, माइनस करना है और अंदर भी -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये हो गया लाहौल स्पीति का तापमान और ये हो गया हमारा श्रीनगर का तापमान और इनके बीच में माइनस करना है, यानी इन दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा अंतर तो निकाल लेंगे लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, लाहौल स्पीति तथा श्रीनगर के तापमानों में कितना अंतर है। तो सिंपल सी चीज, माइनस और माइनस का गुणा करोगे तब क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा तो आगे क्या जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। अब -8 और +2, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा आ जाए कि एक माइनस का और एक प्लस का हो और आप उनको जोड़ना है या घटाना है तो कैसे करोगे, सिंपल सी चीज, पहले तो आंख बंद करके बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटाया, 8 में से 2 गए, कितने बच गए, 6 बच गए। अब निशान किसका लगाए, तो जो बड़ा है उसका निशान, 8 बड़ा है, 8 के आगे माइनस, तो -6, तो -6 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर अंतर है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के अंदर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमने 8 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करना है -2 डिग्री सेल्सियस। अब माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस। ठीक है, अब एक माइनस का एक प्लस का कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं, तो सिंपल चीज़ कि बड़े में से छोटा घटा दो और बड़े वाले का निशान यहाँ पर लगा दो, तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब देखिएगा डी पार्ट क्या कहता है। डी पार्ट बिल्कुल सिंपल, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो चलिए पहले शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग करते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। तो देखिएगा सिंपल सी बात, क्या कहता है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, पहले तो शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग कर लो, ये रहा शिमला का तापमान और इसके साथ जोड़ना है किसको, इसके साथ जोड़ना है श्रीनगर का तापमान, योग करना है ना हमें, श्रीनगर का तापमान, इन दोनों का योग करते हैं। तो देखिए शिमला का तापमान कितना, 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपने लगा दिया 5 डिग्री सेल्सियस। जोड़ना है श्रीनगर का तापमान कितना, श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो हम पढ़ के ही आए हैं कि जब निशान एक प्लस का और एक माइनस का दोनों गुणा में आ गए, क्योंकि ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि गुणा में है, तो प्लस और माइनस गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, जब भी प्लस का गुणा करोगे माइनस के साथ तो माइनस ही आएगा, है ना, सिंपल सी चीज़। तो इन दोनों को गुणा किया तो माइनस आ जाएगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। अब एक प्लस का एक माइनस का, ये तो सिंपल है, 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3, तो 3 डिग्री सेल्सियस बच गया। अब 3 डिग्री सेल्सियस तो आ गया दोनों का योग। अब उसने आगे क्या पूछा है देखिएगा, वो कहता है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग जो कि 3 डिग्री सेल्सियस है, शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ कि क्या ये जो योग है 3 डिग्री सेल्सियस, ये 5 डिग्री सेल्सियस से छोटा है क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल छोटा है, 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो आप कह देंगे बिल्कुल सही। हम ये कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, एकदम सिंपल सी चीज़। अब उसके बाद देखिएगा ये क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो इसको क्लियर कर देते हैं। एकदम सिंपल है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। कि अगर हमने ये तो कह दिया कि शिमला के तापमान से कम है, लेकिन ये जो योग आपने निकाला है क्या ठीक है, अब ये कह रहे हो कि ये जो है ये शिमला के तापमान से कम है, लेकिन क्या ये श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो आप कहेंगे श्रीनगर का तापमान कितना, श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए कि 3 बड़ा के -2 बड़ा,
तो आप कह देंगे 3 बड़ा कैसे, क्योंकि संख्या रेखा जब देखते हैं, जब संख्या रेखा हम बनाते हैं तो संख्या रेखा कैसे बनती है, संख्या रेखा को बनाइए, बीच में 0, इधर -1, इधर -2, इधर 1, 2 और 3। इधर जाने पर संख्या बढ़ती है कि घटती है, तो आप कहेंगे बढ़ती है, तो इधर जाएंगे तो बढ़ेगी, इसका मतलब 3 जो है वो बड़ा होगा और -2 छोटा होगा। इधर वाली संख्या छोटी और उधर वाली संख्या बड़ी, तो 3 बड़ा -2 छोटा, इसका मतलब ये बड़ा होगा। तो इसका मतलब हम जो है ये नहीं कह सकते कि इन दोनों स्थानों का तापमान श्रीनगर के तापमान से कम है, नहीं, ये जो है दोनों का योग श्रीनगर के तापमान से ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा है ये कम है। इसका मतलब हम ये तो नीचे वाली लाइन तो नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर वाली लाइन जरूर कह सकते हैं, यानी शिमला से तो कम है लेकिन श्रीनगर के तापमान से ये कम नहीं है। सिंपल सी चीज़, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है सारे के सारे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। देखिएगा बिल्कुल बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी कि नेगेटिव मार्किंग का तो आपने सुना ही होगा कि एक एग्जाम हो रहा है आपका, जिसके अंदर अगर आप क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको धनात्मक अंक मिलेंगे और अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हो तो उसमें आपको ऋणात्मक अंक मिलेंगे। सिंपल सी बेसिक सी बात। अब देखिए क्या होता है, यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना होगा। यानी कि उसने 5 बार एग्जाम्स दिए या किसी एग्जाम्स के 5 राउंड थे। पहले राउंड में उसको 25 मार्क्स मिले, दूसरे राउंड में उसको -5 मार्क्स मिले क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, क्वेश्चन गलत हो गए, माइनस में उसके जो है मार्क्स आए, ठीक है। उसके बाद तीसरा जब राउंड हुआ तो उसमें -10 अंक मिले, चौथे राउंड में उसको 15 अंक मिले और 5वें राउंड में उसको 10 अंक मिले, ठीक है। तो हमें पता करना है कि उसके टोटल अंक कितने हो गए। तो टोटल का बेसिक सिंपल सा है कि सारे के सारे जितने भी राउंड्स हैं उन सभी के अंक हम जोड़ दें। तो देखिए सिंपल सी बात, हमारा सॉल्यूशन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि सभी के सभी जितने भी अंक हैं उन सभी को हम जोड़ दें। तो 25 में प्लस कर देंगे हम -5, उसमें प्लस कर देंगे हम -10 और फिर उसमें हम प्लस कर देंगे 15 और वापस जो है लास्ट में हम प्लस कर देंगे 10, ठीक है। सो टोटल हमारे मार्क्स जो है कितने हो गए, इतने हो गए। अब इनको समेशन करके हमें दिखाना है, यानी योग करके हमें बता देना है कि टोटल कितने मार्क्स उसको प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले तो क्या है 25 है, उसके बाद प्लस और माइनस को जब गुणा करते हो तो हमने पढ़ी रखा है कि प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस के 5 आ गए। उसके बाद प्लस और माइनस को गुणा किया तो कितना आएगा, माइनस, वापिस से -10 आ गया। अब यहाँ पे प्लस कितना आ गया 15 और प्लस कितना आ गया 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 प्लस के और 10 ही माइनस के ये तो आपस में घट गए, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ दीजिए। तो 25 और 15 कितने हैं, 25 और 15, 5 और 5 10, 0 इकाई हासिल, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक है। सो 40 आ गए। 40 में से माइनस करने 5, तो 40 में से 5 माइनस करते हो कितने बचेंगे 35, यानी कि टोटल जो इसको मार्क्स मिले वो कितने मिलेंगे, जैक को 35 मार्क्स जो है टोटल मिलेंगे। तो सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि सबसे पहले बात किस दिन की हुई है, सबसे पहले बात हो रही है सोमवार की। तो आप कह देंगे सॉल्यूशन नंबर 3 क्या कहता है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है, सोमवार को तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वो क्या कहता है, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, ठीक है। पहले कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था, अब 2 और कम कर दो, तो -5 में से 2 कम करने मतलब घटाने हैं, ठीक है। सो -5 डिग्री सेल्सियस में से अपने को माइनस करने हैं 2 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों ही माइनस माइनस के आ गए तो जुड़ जाएंगे और निशान किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस के कितने आ जाएंगे 60 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मंगलवार को तापमान कितना हो गया, मंगलवार को इसका तापमान हो जाएगा -60 डिग्री सेल्सियस। अब उसके आगे क्या कह रहा है, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, तो आप कह देंगे -60 डिग्री सेल्सियस था। अब उसके बाद क्या कहते हैं, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक है। तापमान कितना चल रहा है, -7 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से 4 बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब क्या है, जोड़ना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे,
-7 डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे तो मंगलवार के बाद वो पूछ रहा है बुधवार को, तो बुधवार को कितना हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस तो था ही, उसमें 4 डिग्री सेल्सियस हम जोड़ रहे हैं। अब एक घटाव में है एक जोड़ में, तो क्या करना है, सिंपल सी बात, आंख बंद करके बड़े वाले में से छोटे वाला पहले तो घटा दो, ठीक है। निशान पर ध्यान नहीं देना, पहले तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो। 7 में से 4 गए, कितने बचे, 3। अब निशान कौन सा आएगा, जो बड़ा है उसका निशान आएगा, तो माइनस का निशान आ जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सा तरीका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बुधवार को तापमान कितना था, तो आप सिंपल बता देंगे कि बुधवार को तापमान -3 डिग्री सेल्सियस हमारा रहा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखिए। फोर्थ क्वेश्चन की सिर्फ हिंट आप ले लीजिए, करना आपको खुद को है, होमवर्क है आपका, ठीक है। इस पर HW लगा लीजिए, होमवर्क रहेगा, सिर्फ समझ लीजिए कि कैसे करना है, करना आपको खुद है, ठीक है। देखिएगा, इसका डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, अदरवाइज जो है आप इस डायग्राम को बना लें कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरह से एक समुद्र है, और समुद्र तल का मतलब आप समझते हैं कि समुद्री जो जल है उसकी जो ऊपर वाली सतह है उसको बोला जाता है समुद्र तल, ठीक है। तो ये है समुद्र तल, ठीक है। इस ऊंचाई को हम क्या मानते हैं, इस ऊंचाई को हम 0 मानेंगे, 0, ठीक है। अब देखिएगा, इसको हम 0 माने या यहाँ से हम नोट करें। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि यहाँ से 500 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से एक हवाई जहाज बना लेते हैं जो कि कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, यहाँ से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई है हवाई जहाज की समुद्र तल से। अब वो क्या कहते हैं कि एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी क्या होती है, जो पानी के अंदर रहती हुई चलती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, मान लीजिए नीचे कोई पनडुब्बी है, नीचे मान लीजिए कि कोई पनडुब्बी है, ठीक है। अब नीचे कोई पनडुब्बी है जो कि समुद्र तल से कितने नीचे है, 1200 मीटर नीचे है, तो 1200 मीटर नीचे ये हो गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज और 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछता है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर, यानी बिल्कुल एक पॉइंट से चले और बिल्कुल सीधे सीधे ऊपर चले गए तो उसको मापा जाता है ऊर्ध्वाधर दूरी के रूप में, ठीक है। सो आपसे पूछा है कि टोटल ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप 1200 मीटर ये और 5000 मीटर ये, तो दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी टोटल ऊर्ध्वाधर दूरी आ जाएगी। तो सिंपल सी बात, ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप 5000 मीटर में प्लस कर दोगे 1200 मीटर और आंसर आपको खुद निकालना है कि कितना आएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया, थोड़ा सा ये सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, पूरा का पूरा आपका होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा हिंट ले लीजिए कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है। सबसे पहले मोहन ने क्या किया, 2000 रुपये अपने बैंक में जमा करवा दिए, ठीक है। अब हम धनात्मक किसको लें, ऋणात्मक किसको लें, तो उसका ध्यान रखना है आपको कि आपको बैंक वाला बन के बैठना है यहाँ पर। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो उसको आप धनात्मक लेंगे, अगर आपके पास से पैसे जा रहे हैं यानी कि खाते के अंदर अगर पैसे आ रहे हैं तो उसको धनात्मक लेंगे, अगर खाते से पैसे जा रहे हैं तो आप उसको ऋणात्मक लेंगे। सिंपल सी चीज। अब देखिएगा कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करवाता है, यानी कि क्या हो गया, प्लस के 2000 हो गए, प्लस के 2000 की खाते में प्लस 2000 रुपये आ गए। अब क्या करता है, अगले दिन इनमें से 1642 रुपये निकाल लेता है, इनमें से 1642 रुपये निकाल लिए। यदि बैंक में से या यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है कि 2000 में से कितने निकाल लिए, माइनस कर दिए 1642, तो इसको आप किसके रूप में ले रहे हो, ऋणात्मक संख्या के रूप में लोगे क्योंकि निकाला गया है। तो आपसे पूछा है तो खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करोगे। अब खाते में आ रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम धनात्मक लेंगे, और अगर खाते से जा रहे हैं तो हम उसको ऋणात्मक लेंगे। सिंपल सी चीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह देंगे कि खाते में जमा की गई राशि
को हम धनात्मक से निरूपित करेंगे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि निकासी के बाद जब मोहन ने 2000 रुपये डाले, उसके बाद 1642 निकाल लिए, तो निकालने के बाद कितने बचे? तो 2000 में से 1642 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि निकासी के बाद कितने जो है रुपए अभी भी खाते में बचे हुए। तो सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि बेसिक था, क्योंकि अगर आज की क्लास नहीं समझ आएगी तो हम आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बेसिक से क्लास मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।